फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट आया था और उसके बाद 2020 और 2021 में स्टॉक मार्केट्स ने काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। स्टॉक मार्केट्स का वेरी हाई रिटर्न्स देखकर काफी इन्वेस्टर्स ने रिसेंटली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, लाइक लास्ट 1 ईयर या फिर लास्ट फ्यू मंथ्स में। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप 2021 के लास्ट फ्यू मंथ्स को देखें या फिर 2022 के ऑलमोस्ट कंप्लीट हाफ ईयर को देखें तो स्टॉक मार्केट्स काफ़ी गिरा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जिन न्यू इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिसेंटली, उनका पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो 5, 10 या 15% तक नीचे गिर चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करें ताकि हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी अच्छा आए और साथ ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो स्ट्रेस फ्री हो। जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ही ध्यान में रखें। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और आपको वो नदी क्रॉस करना है और आप देखते हैं कि कुछ लोग आसानी से उस नदी को क्रॉस कर ले रहे हैं। आपने देखा कि कुछ लोग तो आसानी से नदी क्रॉस कर ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है, तो मैं भी आसानी से नदी को क्रॉस कर लूँगा। और आप भी उस नदी में जंप करते हैं ताकि आप उस नदी को क्रॉस कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे आपको तैरना नहीं आता है। तो मोस्टली अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप नदी में जंप करते हैं उसे क्रॉस करने के लिए, तो आप डूब जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट्स में फ़िलहाल यही हो रहा है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 2020 और 2021 का रिटर्न्स देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा था, और उन्होंने साथ में ये भी देखा कि कुछ इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट हुआ है, तो उन्हें लगा कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके भी काफ़ी हाई रिटर्न्स आएंगे, और बिना स्टॉक मार्केट को सही से समझे हुए उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। लाइफ का एक कॉमन रूल है जो कि ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स पे एप्लीकेबल है, दैट इज अगर आप लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम के बारे में अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही उस काम को स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपने उस काम को अच्छी तरह से नहीं समझा और स्टार्ट किया तो मोस्टली उस काम में आपको फेलियर ही मिलेगा। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट में, मैं सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छी तरह से जान ले। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट का अच्छा जानकारी नहीं है या फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकें, इन दैट केस आपको किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए। नाउ मैं आपको फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इस फ्रेमवर्क को सही से फॉलो किया अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान तो मोस्टली आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और साथ ही आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी होगा वो भी मोस्टली स्ट्रेस फ्री होगा। जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो उस इन्वेस्टमेंट से पहले आप इन 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। फर्स्ट है, आप सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड ज़रूर बना लें। सेकंड है, आप सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करा लें। और थर्ड है, अगेन आप सफिशिएंट टर्म प्लान ज़रूर लें। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में टोटल 5 स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है गोल्स में सबसे पहले आप खुद के लिए गोल्स डिसाइड करें, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का सेकंड स्टेप है रिस्क प्रोफाइलिंग में आप ये देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद अगर आपको ये पता चलता है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, इन दैट केस आप इक्विटी में अपना एक्सपोजर अवॉइड करेंगे। और अगर रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको पता चलता है कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इक्विटी में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया है तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं
www.phronesis.investor.com। यहाँ पर आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। सो गोल्स और रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद जो नंबर 3rd स्टेप आएगा वो होगा इन्वेस्टमेंट होराइजन। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किस पीरियड के लिए करना चाहते हैं, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स के लिए। और एक बार आपने अपना गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लिया तो आप आसानी से अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर पाएंगे। मोस्टली इंडिया में हम 4 एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज में गोल्ड। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसका रिस्क प्रोफाइलिंग एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव आता है और उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का है 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, तो इस तरह का इन्वेस्टर अपने एसेट एलोकेशन में इक्विटी का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा रखेगा और डेट का एक्सपोजर रिलेटिवली कम रखेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी शॉर्ट टर्म का है 1 या 2 साल का, और साथ ही अगर उसका रिस्क प्रोफाइलिंग भी कंजर्वेटिव है, इन दैट केस वो इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और मोस्टली वो अपना इन्वेस्टमेंट डेट में ही करेगा। सो एसेट एलोकेशन में बेसिस योर गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन आप ये डिसाइड करेंगे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में किस प्रोपोर्शन में करेंगे। सो नाउ वंस आपने अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको एवरी एसेट का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करना होगा। सपोज आपने ये डिसाइड किया कि आप इक्विटी में 70% इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो आप कैसे लेंगे। क्या आप डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आप इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड इन दोनों में अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको डेट एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पे आपको डिसाइड करना होगा कि इस डेट में आप कितना पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में या फिर डायरेक्ट बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर एफडीज में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पे आपको डिसाइड करना होगा कि आप गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। आप फिजिकल गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर ETF या फिर डिजिटल गोल्ड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। और रियल एस्टेट में भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कॉमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंटल्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर रीट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अपना एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ओवरऑल किस तरह का रिटर्न चाहिए। अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है 10 to 12% का है, इन दैट केस आपको अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना होगा। और अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम है, इन दैट केस आप डेट में भी एक बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं तो आप ध्यान में रखें कि पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, क्योंकि अगर आपने सही से अपना डाइवर्सिफिकेशन किया पोर्टफोलियो में, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन मोस्टली आप 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट होगा ऑफ कोर्स एसेट क्लास लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन, आप अपना पूरा पैसा किसी एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने पैसे को स्प्रेड आउट करेंगे थ्रू इक्विटी, डेट या फिर गोल्ड। सिमिलरली जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, सपोज आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दैट केस आप किसी एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए उसे स्प्रेड आउट करेंगे अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स, ताकि आपका ओवरऑल जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और अगर आप चाहें तो डाइवर्सिफिकेशन एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज आप अपना इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इक्विटीज में भी कर सकते हैं। सो इस डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होता है, तो सपोज आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पता है कि जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं डेट, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट, वो एक जैसा मूवमेंट नहीं होता है। सो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इन डिफरेंट एसेट क्लासेस का मूवमेंट अलग होता है। कभी कोई एसेट क्लास ऊपर जाता है जबकि दूसरे एसेट क्लासेस नीचे जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अपना जो पैसा है उसे स्प्रेड आउट करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा है,
तो वहाँ पे आप इक्विटी में हमेशा ही ज़्यादा एक्सपोजर रखें, क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में हमेशा ही ज़्यादा रिटर्न्स आता है। सिमिलरली जब आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, लाइक अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप अपने पैसे को स्प्रेड आउट करेंगे अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स। तो हमें पता है कि जब इस स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तो उस समय लार्ज कैप के स्टॉक्स रिलेटिवली कम गिरते हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है तो उस समय मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाते हैं और ज़्यादा रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। इसीलिए हमें अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उसे स्प्रेड आउट करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हम किसी ना किसी एसेट क्लास का या फिर किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एडवांटेज ले सके। सो नाउ वीडियो के लास्ट में भी वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखें कि स्टॉक मार्केट में ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप कब इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कब आप अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आप कितने लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।